कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सभी को पता है हम टोटल 1000 रैंक लैक्स बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं सॉल्व। इसमें आज का हमारा 28th एपिसोड है और आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जिसमें है ए नर्स हैज़ ए प्री ऑप ऑर्डर टू एडमिनिस्टर वैलियम डायजेपाम 10 mg एंड फेनार्गन प्रोमिथाजिन 25 mg। द करेक्ट मेथड ऑफ एडमिनिस्टरिंग दीज मेडिकेशन इज टू, यानी कि एक पेशेंट है आपके पास में जिसमें डायजेपाम 10 mg और प्रोमिथाजिन 25 mg दोनों मेडिसिन देने के लिए बोला गया है। तो इन दोनों मेडिसिन को करेक्टली देने का कौन सा मेथड है, एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए कौन सा मेथड इनमें से करेक्ट है आपसे पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है एडमिनिस्टर द मेडिकेशन टुगेदर इन वन सिरिंज। इन दोनों मेडिसिन को आप एक ही सिरिंज में लोड कर लेंगे और फिर एडमिनिस्टर करेंगे। दूसरा है एडमिनिस्टर द मेडिकेशन सेपरेटली, दोनों मेडिसिन को सेपरेटली एडमिनिस्टर करेंगे। तीसरा है एडमिनिस्टर द वैलियम यानी कि फेनार्गन डायजेपाम वेट 5 मिनट एंड एडमिनिस्टर द फेनार्गन, यानी कि पहले डायजेपाम लगाएंगे फिर 5 मिनट का वेट करेंगे और फिर उसके बाद में प्रोमिथाजिन या फेनार्गन जो दूसरा मेडिसिन है ये लगाएंगे। लास्ट ऑप्शन है क्वेश्चन द डॉक्टर ऑर्डर बिकॉज दे कैन नॉट बी गिवन टू द सेम क्लाइंट, यानी कि आप डॉक्टर को कंफर्म करने के लिए बोलेंगे कि क्या ये दोनों मेडिसिन एक ही पेशेंट में देनी है, यानी कि डॉक्टर ने जो दोनों एक साथ देने के लिए बोला है, एक ही पेशेंट में दोनों मेडिसिन देने के लिए बोला है, तो आप डॉक्टर से क्वेश्चन करेंगे कि क्या ये दोनों मेडिसिन एक साथ दी जा सकती है। ठीक है, तो अभी आपको बात करें हम यहाँ पे डायजेपाम की, तो डायजेपाम जो है वो एक जो डिक्रीज मसल स्पास्टिसिटी, हमारी जो मसल्स होती है उनकी स्पास्टिसिटी को कम करती है डायजेपाम बाय एक्टिंग ऑन CNS। ठीक है, डायजेपाम मेडिसिन जो है ये CNS पे एक्ट करेगी और CNS पे एक्ट करने के कारण उसकी डिक्रीज मसल स्पास्टिसिटी, जो स्केलेटल मसल्स होती है उनकी मसल स्पास्टिसिटी को कम करती है। ठीक है, दूसरी मेडिसिन है हमारे पास में प्रोमिथाजिन जो है ये एक एंटी एंग्जाइटी और एक एंटी एमेटिक मेडिकेशन है। ठीक है, तो डायजेपाम तो हो गई CNS पे एक्ट करके उसकी मसल की स्पास्टिसिटी को कम करने वाली मेडिसिन, और फेनार्गन है एंटी एंग्जाइटी और एंटी एमेटिक मेडिकेशन। ठीक है, ये दोनों मेडिसिन के बारे में होगा। तो इन दोनों मेडिसिन को एक ही पेशेंट में देने के लिए क्या है, एडमिनिस्टर द मेडिकेशन टुगेदर इन वन सिरिंज। इन दोनों मेडिसिन को आप एक ही सिरिंज में लोड नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए ए ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि दोनों मेडिसिन को एक साथ में लोड नहीं करना है। दूसरा ऑप्शन है एडमिनिस्टर द मेडिकेशन सेपरेटली। इन दोनों मेडिसिन को आप सेपरेटली देंगे, यानी कि बी आंसर जो है आपका सही आंसर यहाँ का होगा, क्योंकि आपने पेशेंट को 10 mg डायजेपाम दिया, उसके बाद में आप फेनार्गन 25 mg पेशेंट को दे सकते हैं, यानी कि दोनों मेडिसिन एक ही पेशेंट में डिलीवर या एडमिनिस्टर की जा सकती है। तीसरा ऑप्शन था एडमिनिस्टर द वैलियम वेट 5 मिनट एंड एडमिनिस्टर द फेनार्गन। ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि पहले आपको डायजेपाम को देना है फिर 5 मिनट वेट करना है और फिर उसके बाद में प्रोमिथाजिन जो दूसरी मेडिसिन ये देना है, इसलिए इसी ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन है क्वेश्चन द डॉक्टर ऑर्डर बिकॉज दे कैन नॉट बी गिवन टू द सेम क्लाइंट। ये दोनों मेडिसिन एक ही पेशेंट में दी जा सकती है, इसलिए डॉक्टर के ऑर्डर को क्वेश्चन करने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन है जो भी, ये भी आपका गलत आंसर देखने को मिलेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो डायजेपाम है वो CNS पे एक्ट करती है, मसल की स्पास्टिसिटी को कम करती है। प्रोमिथाजिन जो है वो एंटी एंग्जाइटी एंटी एमेटिक मेडिकेशन है। दोनों मेडिसिन को एक ही सिरिंज में लोड नहीं करना है, एक ही पेशेंट में दोनों एडमिनिस्टर की जा सकती है। एक मेडिसिन लगाने के बाद दूसरे मेडिसिन लगाने के लिए भी गैप या टाइम, जो बीच में टाइम गैप है वो भी देने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए दोनों को एक पेशेंट को इनिशिएट किया या एडमिनिस्टर किया, दूसरा लोड किया और फिर एडमिनिस्टर किया, तो ऐसे कंटिन्यूसली बगैर टाइम का गैप दिए हुए हम ये मेडिसिन एक ही पेशेंट में दोनों लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ए क्लाइंट विद फ्रीक्वेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, frequent urinary UTI ask the nurse how she can prevent the recurrence। पेशेंट है एक आपके पास में, उसको बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो रहा है और नर्स से वो पूछ रही है, सी यानी फीमेल है, सी कैन प्रिवेंट द रिकरेंस। वो नर्स से पूछ रही है कि वो बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने से कैसे प्रिवेंट कर सकती है। द नर्स शुड टीच द क्लाइंट टू, तो नर्स पेशेंट को क्या टीच कराएगी। फर्स्ट ऑप्शन है डाउच आफ्टर इंटरकोर्स करने के बाद डाउचिंग करना है। दूसरा है वॉइड एवरी 3 आवर्स, पेशेंट को हम बोलेंगे कि आपको हर 3 घंटे में वॉशरूम पास आउट करना है या यूरिन पास आउट करना है। तीसरा ऑप्शन है ऑब्टेन ए यूरिन एनालिसिस मंथली, आपको हर महीने यूरिन एनालिसिस का रिपोर्ट या कल्चर करवाना है। ठीक है, लास्ट ऑप्शन है वाइप फ्रॉम बैक टू फ्रंट आफ्टर वॉइडिंग यानी कि यूरिन पास आउट करने के बाद में बैक से फ्रंट तक, बैक यानी कि रेक्टम वाली साइड से, फ्रंट यानी वेजाइना वाली साइड या यूरिथ्रल ओपनिंग जहाँ पे फीमेल में, उधर की साइड में वाइपिंग साफ करना है किसी भी टिश्यू पेपर से या कॉटन स्वाब से या गोज पीस से। ठीक है,
तो अभी यहाँ पे यूटीआई की बात कर रहे हैं, तो देखिए फीमेल में जो यूरेथ्रा होता है उसकी लंबाई जो 4 से 5 सेंटीमीटर होती है, और जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो हमारे जो पेरिनियल कैविटी है या जो पेरिनियल एरिया है वहाँ से इन्फेक्शन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फीमेल यूरिनरी ट्रैक्ट के या यूरेथ्रा के थ्रू होते हुए फीमेल यूरिनरी ट्रैक्ट में पहुँचने के बहुत ही ईजिली पहुँच सकता है, और ट्रैवलिंग टाइम कम है, यानी कि शॉर्ट यूरेथ्रा होने के कारण बार बार फीमेल में फ्रीक्वेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। ये इसका एक फीमेल में मोस्टली होने का रीज़न है, ठीक है। तो इसमें नर्स उस पेशेंट को क्या टीच कराएगी, डाउच आफ्टर इंटरकोर्स। देखिए डाउच जो है इसका मतलब क्या होता है, वेजाइनल डाउचिंग की अगर हम बात करें तो ये एक सॉल्यूशन आता है इंट्रा वेजाइनली क्लीनिंग सॉल्यूशन, और एक लिक्विड भी ये होता है। इंट्रा वेजाइनली क्लीनिंग सॉल्यूशन used for personal hygiene to prevent और treating infection। देखिए इंट्रावेजनली क्लीनिंग सॉल्यूशन आता है, ठीक है। इसमें आयोडीन मिक्स हुआ होता रहता है, या विनेगर जो होता है ये मिक्स किया जाता है, केमिकल आयोडीन और विनेगर का एक सॉल्यूशन आता है, वाटर के साथ में मिक्स रहता है। इंट्रावेजनली इसको अप्लाई करते हैं। ये यूज़ किया जाता है आफ्टर मेंस्ट्रुएशन हो जाने के बाद में इसको यूज करते हैं क्लीनिंग करने के लिए। आफ्टर सेक्स यूज करते हैं, ठीक है। आफ्टर सेक्स भी इसको वेजाइनल डाउचिंग के रूप में इस केमिकल को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने के लिए भी इस केमिकल का यूज़ किया जाता है। तो डाउचिंग का मतलब एक तरह से ये हो गया कि किसी भी एक ऐसे सॉल्यूशन से वेजाइना का वॉश करना या डाउचिंग करना जो एक लिक्विड सॉल्यूशन है और उसमें आयोडीन और विनेगर मिक्स हुआ होता है। तो इसका क्या पर्पज़ है, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने के लिए, और एक जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम या मेंस्ट्रुएशन के टाइम वहाँ पे जो गंदगी या जो गंदा वाला एरिया जो हो गया है वहाँ पे, या माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होने के ज़्यादा चांसेस हैं वहाँ पे ब्लड के आने के कारण, तो वहाँ पे क्लीनिंग करने के लिए हम डाउचिंग करते हैं, ठीक है। तो क्या डाउचिंग आफ्टर इंटरकोर्स करने के बाद में अगर डाउचिंग करते हैं तो क्या उससे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को प्रिवेंट किया जा सकता है? एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा वॉइड एवरी 3 आवर्स, या हम पेशेंट को बोलेंगे कि आपको हर 3 घंटे में यूरिन पास आउट करना है। तीसरा है ऑब्टेन यूरिन एनालिसिस मंथली। यूरिन एनालिसिस या यूरिन का जो कल्चर है या यूरिन का जो रिपोर्ट है वो हर 1 महीने में कराना कंपलसरी नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। डाउचिंग आफ्टर इंटरकोर्स के बाद में डाउचिंग करना कंपलसरी नहीं है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। आप हालांकि डाउचिंग आफ्टर इंटरकोर्स, आफ्टर मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स, फॉर मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन कैन बी यूज्ड बट नॉट फॉर प्रिवेंटिंग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इसलिए ए ऑप्शन भी गलत होगा। डी है वाइप फ्रॉम बैक टू फ्रंट आफ्टर वॉइडिंग। यूरिन पास आउट करने के बाद में बैक यानी कि रेक्टम वाली साइड से फ्रंट यानी कि वेजाइना या यूरिथ्रल ओपनिंग जो है उधर की साइड में, यानी कि आप रेक्टम से शुरू करके वेजाइनल ओरिफिस की तरफ आएंगे क्लीनिंग करने के लिए, तो ये मेथड जो है ये क्लीनिंग का गलत है, क्योंकि जो ज़्यादा माइक्रोऑर्गेनिज्म या ज़्यादा बैक्टीरियाज हैं वो रेक्टम वाली साइड में प्रेजेंट होता है। तो हमें जो क्लीनिंग का हमारा जो प्रिंसिपल है वो मोर कंटामिनेटेड टू लेस कंटामिनेटेड ऐसे नहीं चलना है, और हमें जो क्लीनिंग का प्रिंसिपल फॉलो करना है वो कौन सा है, लेस क्लीनिंग टू मोर, यानी कि लेस कंटामिनेटेड टू मोर कंटामिनेटेड। जहाँ पे कम कंटामिनेटेड एरिया है वहाँ से शुरू करेंगे क्लीनिंग को, और जहाँ पे ज़्यादा गंदा है उधर की तरफ आएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर हमने उल्टा कर दिया इसका, यानी कि मोर कंटामिनेटेड से लेस कंटामिनेटेड की तरफ आएंगे, तो जो मोर कंटामिनेटेड वाले एरिया में जो बैक्टीरियाज थे वो भी लेस वाली साइड में आ जाएंगे, तो वहाँ पे भी मोर कंटामिनेशन आपको देखने को मिलेगा। इसलिए जो हमें क्लीनिंग का प्रिंसिपल यहाँ पे फॉलो करना है वो कौन सा करना है, लेस कंटामिनेटेड टू मोर कंटामिनेटेड, यानी कि आपको यूरेथ्रा वाली साइड से शुरू करके या वेजाइना वाली साइड से शुरू करके रेक्टम की तरफ जाना है, ना कि रेक्टम वाली साइड से क्लीनिंग स्टार्ट करके यूरेथ्रा या वेजाइना की तरफ आना है। इसलिए डी ऑप्शन भी आपका गलत होगा, और बी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर यहाँ पे देखने को मिलेगा, वॉइड आफ्टर एवरी 3 आवर, क्योंकि यहाँ पे हर 3 घंटे में पेशेंट को यूरिन आउटपुट पास करें या यूरिन पास करने के लिए बोलेंगे, क्योंकि अगर पेशेंट हर 3 घंटे में यूरिन आउटपुट पास करेगा या यूरिन पास आउट करेगा तो इसमें जो बैक्टीरियाज नॉर्मली जो ग्रो होते हैं उनको स्टैग्नेंट यानी कि वहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर में रुकने के चांसेस या ग्रो होने के चांसेस नहीं मिल पाएंगे। मान लीजिए अभी पेशेंट को अभी जो यूरिन जो है वो अंदर होल्ड किया हुआ है, यानी कि ब्लैडर में है, और ब्लैडर में रहने के कारण
अभी वहाँ पे पेशेंट ने 4 घंटे से 5 घंटे या इससे ज़्यादा टाइम से यूरिन पास आउट नहीं किया है, तो बैक्टीरिया को वहाँ पे सेटलमेंट होने के लिए या ग्रो करने के लिए यूरिनरी ब्लैडर में ज़्यादा टाइम मिलेगा, यूरिनरी ब्लैडर में ग्रो करने और सेट होने के लिए ज़्यादा टाइम मिलेगा, तो वहाँ पे ज़्यादा इन्फेक्शन क्रिएट होगा। इसलिए हम पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि उसको हर 3 घंटे में यूरिन पास आउट करना है, ताकि जो बैक्टीरिया या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे प्रेजेंट है उसको वहाँ पे सेटलमेंट के लिए और उसको ग्रो होने के लिए टाइम नहीं मिल पाए और वो यूरिनरी ट्रैक्ट के थ्रू बाहर निकल जाए। इसलिए जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है उसको बार बार होने से प्रिवेंट किया जा सकता है। इसलिए बी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ए क्लाइंट हैज़ रिसेंटली रिटर्न फ्रॉम हैविंग एन थायरॉइडेक्टोमी, द नर्स शुड कीप विच ऑफ द फॉलोइंग एट द बेड साइड। इनके एक पेशेंट है जिसका भी थायरॉइडेक्टोमी का सर्जरी हुआ है, आपके पास में वार्ड में आया है, ठीक है। द नर्स शुड कीप विच ऑफ द फॉलोइंग एट द बेड साइड। नर्स थायरॉइडेक्टोमी सर्जरी हो जाने के बाद में पेशेंट के बेड साइड में इनमें से कौन सी चीज़ को रखेगी, आपसे पूछा गया है। यानी कि क्या पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है और उसको प्रिवेंट करने के लिए हम पहले से ही ये इनमें से कोई भी एक चीज़ रखेंगे, ये इसका आंसर होगा कि पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन से हम प्रिवेंट कर सकें। फर्स्ट ऑप्शन है ट्रैकेस्टोमी सेट, नर्स उसके बेड साइड में ट्रैकेस्टोमी सेट रखेगी ताकि ट्रैकेस्टोमी परफॉर्म की जा सके या ट्रैकेस्टोमी की जा सके। दूसरा ए पैडेड टंग ब्लेड को रखेंगे। तीसरा है एंडोट्रेकल ट्यूब, एंडोट्रेकल ईटी ट्यूब को रखेंगे। एन एयरवे यानी कि जो गुडेल्स एयरवे होते हैं या ओरोफेरेंजियल नेजोफेरेंजियल्स जो एयरवे आते हैं वो रखेंगे, ठीक है। ये आपसे पूछा गया है। तो थायरॉइडेक्टोमी की अगर हम बात करें तो थायरॉइडेक्टोमी का मतलब होता है थायराइड का रिमूवल हो जाना या रिमूवल किया जाना। सर्जरी की जाती है जिसमें थायराइड ग्लैंड को रिमूव कर देते हैं। अगर किसी पेशेंट में परसिस्टेंट हाइपरथायरॉइडिज्म बना रहता है, लंबे समय तक हाइपरथायरॉइडिज्म है, तो उसमें वहाँ पे उसकी ग्लैंड को रिमूव कर दिया जाता है। इसके प्री ऑपरेटिव असेसमेंट में अगर हम उसको करें या पोस्ट ऑपरेटिव असेसमेंट की बात करें तो पेशेंट को यहाँ इसके बाद में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने को मिल सकता है और उसमें हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है पेशेंट में, क्योंकि जो थायराइड ग्लैंड होती है उसी पे हमारी पैराथायराइड ग्लैंड होती है। जो थायराइड को रिमूव करते हैं तो उसके साथ साथ में पैराथायराइड ग्लैंड को भी रिमूव कर दिया जाता है। इस वजह से पेशेंट में हाइपोकैल्सीमिया डेवलप हो सकता है और पेशेंट में अगर हाइपोकैल्सीमिया डेवलप होगा तो इस वजह से वहाँ पे लैरिंजियल नर्व जो डैमेज हो सकती है, ठीक है। स्ट्राइडर वहाँ पे देखने को मिल सकता है। पेशेंट रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगा, डिस्फेजिया पेशेंट में देखने को मिलेगा। पेशेंट में अगर कैल्शियम का लेवल कम हो गया है तो हम पेशेंट को कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे, ठीक है। इस तरह से ये सारे सिम्टम्स या इस तरह के पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन हमें सब करने हैं। लेकिन थायराइड पोस्ट थायराइडेक्टोमी हम पेशेंट में अगर पोजीशन की बात करें तो वहाँ पे हम पेशेंट को थायराइड सर्जरी हो जाने के बाद पोस्ट थायराइडेक्टोमी में सेमी फाउलर पोजीशन पेशेंट को हम देंगे, सेमी फाउलर पोजीशन देंगे। ये एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो और थायराइडेक्टोमी वाले पेशेंट में हाइपोकैल्सीमिया डेवलप हो सकता है या मसल हाइपोकैल्सीमिया डेवलप हो सकता है क्योंकि लैरेंजियल नर्व डैमेज हो जाने के कारण, और वहाँ से पैराथायरॉइड ग्लैंड भी रिमूव हो जाएगी तो कैल्शियम का लेवल जो वो हाइपोकैल्सीमिया वहाँ पे हमें पेशेंट में देखने को मिलेगा। हम पेशेंट को सेमी फाउलर पोजीशन देंगे और वहाँ पे सर्जिकल साइट यानी कि जहाँ से सर्जरी की गई, जहाँ से ग्लैंड को रिमूव किया गया उसको भी मॉनिटर करेंगे क्योंकि वहाँ पे एडिमा डेवलप हो सकता है। तो एडिमा को प्रिवेंट करने के लिए सेमी फाउलर पोजीशन देंगे। और एडिमा अगर डेवलप हो सकता है तो किसी भी सर्जरी साइट से साइन ऑफ ब्लीडिंग होने के चांसेस भी रहते हैं। सर्जरी के बाद में ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं, तो इसलिए साइन ऑफ ब्लीडिंग को चेक करेंगे और जो हमने ड्रेसिंग जो वहाँ पे अप्लाई की है उस ड्रेसिंग को भी चेक करते रहेंगे कि कहीं ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, क्योंकि अगर ड्रेसिंग में सोकेज है तो इसका मतलब है कि ब्लीडिंग हो रही है, और ब्लीडिंग हो रही है तो हम पेशेंट को सेमी फाउलर पोजीशन देंगे और डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो अभी जो थायरॉइडेक्टोमी वाला पेशेंट है या जिसका थायराइड का रिमूवल हो चुका है उस पेशेंट में रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। तो उस रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन को प्रिवेंट करने के लिए और इस कॉम्प्लिकेशन की अगर बात करें तो एक लैरिंजियल एडिमा और ट्रैकेल एडिमिया, थायरॉइडेक्टोमी के बाद में पेशेंट में ट्रैकेल एडिमा भी देखने को मिल सकता है। ये इसके कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, लैरिंजियल एडिमा और ट्रैकेल एडिमा, और इसके अलावा जो लैरिंजियल नर्व डैमेज है वो भी हो सकती है। तो थायरॉइडेक्टोमी वाले पेशेंट में रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन वहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन को प्रिवेंट करने के लिए अभी नर्स क्या चीज़ वहाँ पे रेडी रखेगी ये आपसे पूछा गया है। देखिए बी ऑप्शन दिया है ए पैडेड टंग ब्लेड। पैडेड टंग ब्लेड हम कब लगाते हैं, जब पेशेंट की टंग को कोई इंजरी होने के चांसेस रहते हैं, जैसे कि सीजर में रहते हैं, एक्लेम्सिया प्री एक्लेम्सिया में रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह के पेशेंट में यानी कि जिसमें टंग बाइट कर सकता है पेशेंट, वहाँ पे हम टंग पैडेड ब्लेड का यूज़ करते हैं। तो थायरॉइडेक्टोमी वाले पेशेंट में कोई भी एपिलेप्सी या प्रीक्लेम्सिया वाले फीचर्स नहीं आते हैं, वहाँ पे पेशेंट टंग बाइट नहीं कर सकता है, तो वहाँ पे टंग ब्लेड या पैडेड टंग ब्लेड रखने की जरूरत नहीं है। इसलिए बी ऑप्शन है जो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। एंड एयरवे का हम कब यूज करते हैं, ये ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा क्योंकि एयरवे जो गुडेल्स एयरवे और जो नेजोफेरेंजियल एयरवे होता है ये हम तब यूज करते हैं जब पेशेंट का जो नॉस्ट्रिल है वो क्लियर नहीं है, यानी कि जो पेशेंट का नॉस्ट्रिल है वो क्लियर नहीं है, उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, तो पेशेंट का जो रेस्पिरेशन स्टेटस है वो मेंटेन नहीं हो पा रहा है, उसकी नॉस्ट्रिल्स की ओपनिंग को अपन क्लियर रखने के लिए नेजोफेरेंजियल एयरवे या गुडेल्स एयरवे का यूज़ करते हैं। इसलिए डी ऑप्शन भी यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा।
एंडोट्रेकल ट्यूब, यहाँ पे हम पेशेंट को एंडोट्रेकल ट्यूब नहीं देंगे, क्योंकि एंडोट्रेकल ट्यूब में क्या हो रहा है, वहाँ पे लेरेंजियल नर्व पेशेंट की पहले ही डैमेज हो रही है और ट्रेकल एडिमा भी आपको वहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो पेशेंट को एंडोट्रेकल इंट्यूबेशन नहीं करेंगे, ठीक है। इसलिए सी ऑप्शन भी आपका गलत होगा और ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ट्रेकेस्टोमी सेट पेशेंट के बेड साइड में नर्स रखेगी, क्योंकि अगर पेशेंट में रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस आपको देखने को मिलता है तो तुरंत की तुरंत उस ट्रेकेस्टोमी सेट से, ट्रेकेस्टोमी सेट में जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो सब इंस्ट्रूमेंट, उसके साथ में पेशेंट को कौन सा ट्रेकेस्टोमी ट्यूब कफ्ड और अनकफ्ड है, किस नंबर का है और किस तरह की इसके लिए सॉल्यूशन जो चाहिएगा, ये सारी चीज़ें पेशेंट के बेड साइड में रेडी रखेगी नर्स, क्योंकि जब भी पेशेंट में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने को मिलेगा तो तुरंत की तुरंत ये प्रोसीजर जो है ये परफॉर्म किया जा सके, इसलिए ट्रेकेस्टोमी सेट को नर्स बेड साइड में रखेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है A client hospitalized with severe depression and suicidal ideation refused to talk with the nurse. The nurse recognized that the suicidal client has difficulty. देखिए, एक पेशेंट है जिसको अभी सीवियर डिप्रेशन हो रखा है, ठीक है, और उसको सुसाइड के आइडियाज़ आ रहे हैं और पेशेंट जो है वो नर्स से बात करने के लिए मना कर रहा है। द नर्स रिकॉग्नाइज दैट द सुसाइडल क्लाइंट हैज़ डिफिकल्टी। तो नर्स को क्या पता करना है, नर्स को पता है कि वे जो सुसाइडल क्लाइंट जो रहते हैं, यानी कि जिनमें सुसाइडल टेंडेंसी या सुसाइडल जो आइडिएशन रखते हैं, उन पेशेंट में किस चीज़ की डिफिकल्टी होती है, ये आपसे पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है एक्सप्रेस फीलिंग ऑफ लो सेल्फ वर्थ, वो अपनी जो फीलिंग है वो शेयर करेगा नर्स के, उनमें ये फीलिंग होती है लो सेल्फ वर्थ की, उसकी कोई कीमत नहीं है, ये सब वगैरह, ठीक है। दूसरा है डिस्कसिंग रिमोर्स एंड गिल्ट फॉर एक्शन, अपने आप की जो गिल्ट है उनके रिगार्डिंग डिस्कस करेंगी। या डिस्प्लेइंग डिपेंडेंस ऑन अदर, दूसरे लोगों पर डिपेंडेंस शो करता है पेशेंट। या एक्सप्रेसिंग एंगर टुवर्ड अदर्स, दूसरे लोग हैं जो उन पे एंगर शो कर एक्सप्रेस करेगा। किस चीज़ में डिफ़िकल्टी है ये आपसे पूछा गया है उसको, ठीक है। अभी अगर यहाँ पे हम बात करें तो सीवियर डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन एक जो मूड डिसऑर्डर में आता है। मूड डिसऑर्डर में भी एक तो जैसे जो डिप्रेशन के पेशेंट में क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं, अगर इसके सिम्टम्स की हम बात करें तो डिक्रीज मोटर एक्टिविटी, मूड डिक्रीज मूड, स्पीच, परसिस्टेंट सैडनेस, लैक ऑफ एनर्जी, विड्रॉल फ्रॉम पीयर ग्रुप, इंट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा इसके साथ साथ में बॉडी के सिम्टम्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे सोमेटिक सिम्टम्स जिनको हम बोलते हैं, डिक्रीज होगा, वेट होगा डिक्रीज होगा, एपेटाइट डिक्रीज होगी, साइकोमोटर एक्टिविटी है वो डिक्रीज होगी, अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग, ये सब सिम्टम उसमें पेशेंट में हमें देखने को मिलते हैं। तो सुसाइडल आइडिएशन जो है या सुसाइडल के आइडियाज़ हैं वो भी सीवियर डिप्रेशन वाले पेशेंट में हमें देखने को मिलता है। और सुसाइडल ये जो सीवियर डिप्रेशन है इसको हम बोलते हैं, सीवियर डिप्रेशन को हम बोलते हैं कॉमन कोल्ड ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर, कॉमन कोल्ड ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर, कॉमन कोल्ड ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर। और जो डिप्रेशन है ये फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है, कॉमन कंपेयर अगर करें मेल के रिगार्डिंग, तो डिप्रेशन इज मोर कॉमन इन फीमेल देन मेल, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कॉमन कोल्ड ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर। तो जो डिप्रेशन वाले पेशेंट में किस तरह की डिफिकल्टी देखने को मिलेगी ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो हमने जो डिप्रेशन के अभी सिम्टम्स की बात करी तो उसमें क्या है, पेशेंट को लो सेल्फ वर्थ देखने को मिलेगा, डिपेंडेंस ऑन अदर, निहिलिस्टिक डेल्यूजन ऑफ गिल्ट, ये सब पेशेंट में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे डिफ़िकल्टी पूछा गया है आपसे क्वेश्चन में, यानी कि किस चीज़ की डिफ़िकल्टी, पेशेंट किस चीज़ में डिफ़िकल्ट होगा, यानी कि किस चीज़ में पेशेंट को ये सिम्टम्स देखने को नहीं मिलेगा, बाकी 3 मिलेंगे। देखिए, नर्स रिकॉग्नाइज दैट द सुसाइडल क्लाइंट हैज़ डिफिकल्टी, सुसाइडल क्लाइंट में क्या देखने को मिलता है, एक्सप्रेस फीलिंग ऑफ लो सेल्फ वर्थ पेशेंट में प्रेजेंट रहता है, इसलिए ये ऑप्शन में कोई डिफिकल्टी नहीं है, क्योंकि इस पेशेंट में ये सिम्टम देखने को मिलेगा, इसलिए ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन डिस्कसिंग रिमोर्स एंड गिल्ट फॉर एक्शन, पेशेंट में डेल्यूजन ऑफ गिल्ट और निहिलिस्टिक डेल्यूजन, ये दोनों डेल्यूजन देखने को मिलते हैं। तो अगर पेशेंट में डेल्यूजन है, डेल्यूजन ऑफ गिल्ट है, तो इसका मतलब क्या है कि पेशेंट शो कर रहा है किसके, सुसाइडल आइडिएशन या सीवियर डिप्रेशन के सिम्टम्स, तो ये भी कोई डिफिकल्टी वहाँ पे नहीं है। यानी कि पेशेंट को कौन कौन से सिम्टम्स मिलेंगे और कौन सा नहीं मिलेगा ये आपसे पूछा गया है। तीसरा है डिस्प्लेइंग डिपेंडेंस ऑन अदर, जो डिप्रेशन वाला पेशेंट है वो दूसरे लोगों पर डिपेंड करता है, उसको वॉथिंग कोई दूसरा कराएगा, जो थेरेपी है वो दूसरा कोई देगा, मेडिसिन जो है वो दूसरा कोई देगा। पेशेंट जो अपने जो खुद के काम है उनको भी अपने आप नहीं कर पाएगा सीवियर डिप्रेशन में, इसलिए ये सी ऑप्शन है ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि पेशेंट जो है वो दूसरे लोगों पे डिपेंडेंस दिखाएगा। यानी कि ये तीनों सिम्टम्स जो हैं ये डिप्रेशन वाले पेशेंट में देखने को मिलेंगे। एक्सप्रेसिंग एंगर टुवर्ड अदर, ये ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सिम्टम्स जो है ये डिफिकल्ट है। डिफिकल्टी का मतलब क्या हुआ कि ये सीवियर डिप्रेशन वाले पेशेंट में ये सिम्टम्स देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि जो सीवियर डिप्रेशन वाला पेशेंट जो है वो किसी भी दूसरे कैंडिडेट के रिगार्डिंग कोई भी एंगर जो है वो एक्सप्रेस नहीं करता है, इसलिए डी ऑप्शन ही आपका सही आंसर यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो कॉमन कोल्ड ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर इज द डिप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ए क्लाइंट रिसीविंग हाइड्रोडायूरिल
हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड इज इंस्ट्रक्टेड टू इंक्रीज हर डाइटरी इंटेक ऑफ पोटेशियम। एक पेशेंट है जिसको हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड मेडिकेशन चल रहा है, उसको नर्स ने बोला है या डॉक्टर ने बोला है कि इंक्रीज द डाइटरी इंटेक ऑफ पोटेशियम। उस पेशेंट को अपनी जो डाइट है उसमें पोटेशियम को बढ़ाना है। द बेस्ट स्नैक फॉर द क्लाइंट रिक्वायरिंग इंक्रीज पोटेशियम इज, इनमें से कौन सा स्नैक्स बढ़िया है जिसमें कि सबसे ज़्यादा पोटेशियम रहता है, ताकि इस पेशेंट को अगर वो अपने डाइट में इंक्लूड कर ले इनमें से किसी भी एक चीज़ को, तो उसका जो पोटेशियम का जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाए। देखिए हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड मेडिकेशन के रिगार्डिंग यहाँ पे बात की जा रही है। तो हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड मेडिकेशन जो है ये एक वाटर पिल यानी कि डायूरेटिक मेडिकेशन है। डायूरेटिक मेडिकेशन वो मेडिकेशन जो आपके यूरिनरी आउटपुट को बढ़ाती है। तो ये मेडिकेशन जो है ये पेशेंट के यूरिनरी आउटपुट को बढ़ाएगी। ये कब यूज़ करेंगे हम? पेशेंट में यहाँ पे अगर ECF में ज़्यादा फ्लूइड है, पेशेंट में एडिमा आपको देखने को मिल रहा है, अगर पेशेंट में रीनल फेलियर हो चुका है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर है, पेशेंट के बॉडी में ज़्यादा फ्लूइड का इकट्ठा हो गया है, ठीक है, यहाँ पे हम सारी जगहों पे इस तरह का हाइड्रोक्लोराइड थायराइड मेडिकेशन या वो इन मेडिकेशन का डायूरेटिक्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बात की जा रही है हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड की, तो डायूरेटिक मेडिकेशन है, वाटर पिल भी इसको बोलते हैं। ये मेडिसिन जो DCT डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स जो है वहाँ पे सोडियम के जो को ट्रांसपोर्टर रहते हैं, सोडियम चैनल के या सोडियम केमिकल के जो को ट्रांसपोर्टर रहते हैं उनको इनहिबिट करती है। तो जो बॉडी में जो सोडियम है वो ट्रांसपोर्टर के साथ में अटैच होकर के ब्लड में नहीं पहुंच पाएगा, और ब्लड में नहीं पहुंच पाएगा तो जो सोडियम है वो यूरिन के थ्रू बाहर निकलेगा। तो यूरिन के साथ साथ में सोडियम और वाटर दोनों चीज़ें बाहर निकलेंगी। लेकिन हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड जो है ये पोटेशियम स्पीयरिंग भी है, यानी कि इसके साथ साथ में यहाँ पे पेशेंट में पोटेशियम का भी लॉस होता है। तो सोडियम का भी लॉस हो रहा है और पोटेशियम का लॉस हो रहा है और फ्लूइड भी बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पे पेशेंट में पोटेशियम का भी लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे इसीलिए डाइट में बोला गया है कि इस पेशेंट को आपको इंस्ट्रक्ट करना है कि वो अपनी डाइट में पोटेशियम को इंक्रीज करे, कि ताकि जो लॉस हो रहा है उसको इससे कंपनसेट किया जा सके। अभी तो कौन सा इनमें से जो स्नैक्स है अगर उसको डाइट में इंक्लूड कर लेंगे तो पोटेशियम के लेवल को भी मैनेज किया जा सके या पोटेशियम लेवल को बढ़ाया जा सके। पियर, एप्पल, ऑरेंज और बनाना, इन सभी में पोटेशियम का कंसंट्रेशन या पोटेशियम प्रेजेंट रहता है। अभी किस चीज़ में सबसे ज़्यादा होता है, अगर हम उसको ऐड कर लेंगे तो वहाँ पे पोटेशियम की जो डिमांड है उसको कंप्लीट किया जा सकता है। जो पियर है, पियर की अगर हम बात करें तो एक पियर में 208 mg पोटेशियम होता है। एप्पल की अगर बात करें तो एप्पल में 165 mg पोटेशियम होता है। ऑरेंज की अगर बात करें तो ऑरेंज में 235 mg पोटेशियम होता है। और अगर हम बात करें बनाना की तो बनाना में 450 mg पोटेशियम होता है। तो जो पोटेशियम वो सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिल रहा है आपको? बनाना में। तो ऑप्शन डी है जो आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि अगर पेशेंट एक बनाना जो है उसमें 450 mg का पोटेशियम मिलता है, उसके डाइट में अगर इंक्लूड कर लेंगे बनाना को स्नैक्स में, तो वहाँ पे पेशेंट को 450 mg पोटेशियम जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट किया जा सकता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन है जो आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा पोटेशियम देखने को मिलता है। पेशेंट को बनाना के जो है उसको डाइट में इंक्लूड करने के बोलेंगे। और हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड मेडिकेशन कौन सी मेडिकेशन है? डायूरेटिक है। और इस तरह की मेडिसिन को हम मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बाद में देने के लिए ऑर्डर करते हैं, क्योंकि अगर पेशेंट को ये मेडिसिन दिन में या नाइट में दी जाएगी, यानी कि मॉर्निंग में अगर दे दिया हमने ब्रेकफास्ट के बाद में, तो जो पेशेंट का यूरिन आउटपुट जो बढ़ेगा वो डे एक्टिविटीज़ में या डे जब तक की जो डे की एक्टिविटीज़ है उसके साथ साथ में पेशेंट बार बार यूरिन पास आउट कर सकता है। लेकिन अगर नाइट में दे देंगे या HS में दे देंगे, लेट इवनिंग में आप उस पेशेंट को ये मेडिसिन देंगे तो पेशेंट को यूरिनरी डिस्टर्बेंस होगा, यानी कि बार बार यूरिन आउटपुट करने के लिए बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा। इसलिए पेशेंट को ये मेडिसिन नहीं दी जाती है, ताकि नाइट में नहीं देते हैं, क्योंकि पेशेंट का जो स्लीप डिस्टर्बेंस नहीं हो, और ये मेडिसिन मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बाद में दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट फॉलोइंग रिमूवल ऑफ द थायराइड इमीडिएटली पोस्ट ऑफ द नर्स शुड, यानी कि एक पेशेंट है जिसको अभी थायराइड ग्लैंड का रिमूवल किया, यानी कि थायराइडक्टोमी सर्जरी की है, इमीडिएटली पोस्ट ऑप में द नर्स शुड, नर्स क्या करेगी? मेंटेन द क्लाइंट इन सेमीफाइलर पोजीशन विद द हेड एंड नेक सपोर्टेड बाय पिलो, पेशेंट को सेमीफाइलर पोजीशन देगी और उसके हेड और नेक को पिलो से सपोर्ट कर देगी। दूसरा ऑप्शन है, एंकरेज द क्लाइंट टू टर्न हर हेड साइड टू प्रमोट ड्रेनेज ऑफ ओरल सिक्रेशन, जो पेशेंट को ओरल सिक्रेशन आ रहे हैं उनको ड्रेन करने के लिए पेशेंट को बार बार हम साइड टू साइड, कभी राइट और कभी लेफ्ट, ये पोजीशन देंगे। तीसरा है, मेंटेन द क्लाइंट इन सुपाइन पोजीशन विद सैंड बैग प्लेस्ड ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड एंड नेक, या पेशेंट को हम सुपाइन पोजीशन देंगे और उसके जो दोनों साइड हेड और नेक के दोनों साइड में हम सैंड बैग का यूज करेंगे। लास्ट ऑप्शन है, एंकरेज द क्लाइंट टू कफ एंड ब्रीथ डीपली एवरी 2 आवर्स विद द नेक इन फ्लेक्स्ड पोजीशन, पेशेंट के नेक को फ्लेक्स पोजीशन में रखेंगे और पेशेंट को हर 2 घंटे में डीप ब्रीथिंग और कफिंग के लिए एडवाइज करेंगे या एंकरेज करेंगे। तो थायराइड पेशेंट जो है वहाँ पे सर्जरी के बाद में पेशेंट में स्वेलिंग,
रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, यानी कि जो ट्रैक किया है वहाँ पे, और जो सर्जरी साइट है वहाँ पे स्वेलिंग और एडिमा और ब्लीडिंग, ये तीनों चीज़ें वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन भी किया था कि थायराइड पोस्ट थायराइडोटमी वाले पेशेंट में हम सेमीफाइलर पोजीशन देंगे ताकि जो सर्जिकल साइट की ब्लीडिंग है, एडिमा है और जो ड्रेनेज जो है उसको कंट्रोल किया जा सके, स्वेलिंग वहाँ पे डेवलप नहीं हो। इसलिए ए ऑप्शन है आपका सही आंसर यहाँ पे देखने को मिलेगा। पेशेंट को अगर हम साइड टू साइड पोजीशन दे रहे हैं और ड्रेनेज ओरल सिक्रेशन को प्रमोट कर रहे हैं तो इससे क्या है, पेशेंट में बार बार पोजीशन इमीडिएटली पोस्ट ऑप में आपसे पूछा गया है, तो इमीडिएटली पोस्ट ऑप में अगर पेशेंट को बार बार पोजीशन चेंज करेंगे तो वहाँ पे सूचर डैमेज होने के या सूचर डैमेज होने के भी चांसेस रहेंगे और पेशेंट जो है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस वहाँ पे पेशेंट को हो सकता है। पेशेंट सुपाइन पोजीशन में भी पेशेंट को मेंटेन नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ से भी जो स्वेलिंग और एडिमा ये सब डेवलप हो सकते हैं, इससे पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है। पेशेंट को कफिंग और डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, कफिंग बार बार नहीं करने को बोलेंगे क्योंकि यहाँ से कफिंग से पेशेंट में फ्लैक्सर पोजीशन नहीं रखेंगे क्योंकि जो ड्रेसिंग है वो हट जाएगा फ्लैक्सर पोजीशन से, और कफिंग जो पेशेंट को रखेंगे तो वहाँ पे भी सूचर डैमेज हो सकते हैं। इसलिए जो डी ऑप्शन है ये भी आपका गलत आंसर देखने को मिलेगा। आपको पेशेंट को सेमीफाउलर पोजीशन में रखना है। इसका पर्पज़ क्या है कि पेशेंट को जो स्वेलिंग है, एडिमा है, सर्जिकल साइड की जो ब्लीडिंग है उसको कम किया जा सके, इसे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को भी मिनिमाइज किया जा सकता है, इसलिए सेमीफाउलर पोजीशन यहाँ पे पेशेंट को देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ए हॉस्पिटलाइज्ड क्लाइंट विद क्रोनिक डिस्पेप्सिया इज डायग्नोस्ड विद गैस्ट्रिक कैंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ गैस्ट्रिक कैंसर। यानी कि एक पेशेंट है जिसको क्रोनिक डिस्पेप्सिया था, इंडाइजेशन है, इज डायग्नोस्ड विद गैस्ट्रिक कैंसर। पेशेंट को क्रोनिक डिस्पेप्सिया था, हॉस्पिटल में एडमिट है और डायग्नोस हुआ है उसको भी गैस्ट्रिक कैंसर पेशेंट को डायग्नोस हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद एन इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ गैस्ट्रिक कैंसर होने के इंसिडेंस या होने के चांसेस, इनमें से किस चीज़, जो पेशेंट कौन सी चीज़ें खाता है उनमें यहाँ पे गैस्ट्रिक कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है डेयरी प्रोडक्ट, कार्बोनेटेड बेवरेज, रिफाइंड शुगर, लंचियन मीट। डेयरी प्रोडक्ट है, ये गैस्ट्रिक कैंसर होने के चांसेस इस पेशेंट में नहीं देखने को मिलते हैं क्योंकि गैस्ट्रिक कैंसर का इंसिडेंस जो है वो डेयरी प्रोडक्ट वाले पेशेंट में देखने को नहीं मिलता है, कार्बोनेटेड बेवरेज वाले में देखने को नहीं मिलता है, रिफाइंड शुगर वाले में भी देखने को नहीं मिलता है। जो पेशेंट या जो कैंडिडेट लंचियन मीट्स का ज़्यादा खाते हैं उन पेशेंट में गैस्ट्रिक कैंसर होने के ज़्यादा चांसेस हैं, ज़्यादा इंसिडेंट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। लंचियन मीट क्या होता है? लंचियन मीट जो है एक मिक्सचर ऑफ पोर्क एंड सीरियल्स, जो पोर्क मास जो होता है और सीरियल्स जो होते हैं इनका मिक्सचर होता है, उसको हम लंचियन मीट बोलते हैं। ये एक प्री कुकड फॉर्म में या स्लाइस्ड प्री कुकड होता है और स्लाइस्ड फॉर्म में भी पेशेंट ये मिलता है। स्लाइस्ड फॉर्म में होता है, प्री कुकड होता है। ये इसमें प्रिजर्वेटिव का यूज़ किया जाता है क्योंकि ये जो है ओल्ड पैकिंग बिकती है, नई पैकिंग इनकी होती नहीं है, जो टिन्स वगैरह में होती है या दूसरे पैकिंग जो होते हैं उनके साथ में प्रिजर्वेटिव का यूज़ किया जाता है। तो इसमें जो प्रिजर्वेटिव हम यूज़ करते हैं वो नाइट्राइट होता है, नाइट्राइट प्रिजर्वेटिव का यहाँ पे यूज़ किया जाता है। जो नाइट्राइट जो लंचियन मीट में होता है, ये है जो नाइट्राइट ये गैस्ट्रिक कैंसर के चांसेस को बढ़ाता है। तो लंचियन मीट में जो नाइट्राइट है वो गैस्ट्रिक कैंसर होने के इंसिडेंट्स को, गैस्ट्रिक कैंसर होने के चांसेस को बढ़ाता है। इसीलिए हम जो भी पेशेंट लंचियन मीट खाता है या जो कैंडिडेट लंचियन मीट खाता है उसमें गैस्ट्रिक कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और अगर हम यहाँ पे बात कर लें गैस्ट्रिक कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए तो हम उस पेशेंट को लंचियन मीट नहीं देंगे, या कोई भी पेशेंट जो कोई भी कैंडिडेट है उसको लंचियन मीट को अवॉइड करने के बोलेंगे क्योंकि इसमें जो प्रिजर्वेटिव नाइट्राइट यूज किया जाता है ये गैस्ट्रिक कैंसर होने के चांसेस को, इंसिडेंट्स को बढ़ाता है। इसलिए डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ए क्लाइंट इज सेंट टू द साइकेट्रिक यूनिट फॉर फोरेंसिक एवेल्यूशन आफ्टर ही इज एक्यूज्ड ऑफ आर्सन। हिज टेंटेटिव डायग्नोसिस इज एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इन रिव्यूइंग द क्लाइंट्स रिकॉर्ड द नर्स शुड एक्सपेक्ट टू फाइंड। यानी कि एक पेशेंट है आपके पास में, तो एक पेशेंट है आपके पास में, फोरेंसिक इवेल्यूएशन उसका होना है। ही इज एक्यूज्ड ऑफ आर्सन। आर्सन का मतलब क्या होता है? आर्सन का मतलब होता है जो दूसरे के घरों को आग लगा देते हैं, यानी कि क्राइम ऑफ सेटिंग फायर टू ए बिल्डिंग। यानी कि जो दूसरे के घरों को आग, जो दंगे फसाद करते हैं या जो दूसरे के घरों में आग लगा देते हैं उसको हम आर्सन का क्राइम बोलते हैं। एक्यूज्ड ऑफ आर्सन इज उसका डायग्नोसिस जो है वो एंटी सोशल पर्सनैलिटी हुआ है, टेंटेटिव डायग्नोसिस है। अब इसका जब रिकॉर्डमेंट चेक कर रही है नर्स, रिव्यू कर रही है, तो नर्स को क्या एक्सपेक्टेड फाइंडिंग यहाँ पे पेशेंट में देखने को मिलती है, यानी कि एंटी सोशल पर्सनैलिटी वाले जो पेशेंट होते हैं उनमें किस तरह की फाइंडिंग देखने को मिलती है। देखिए अगर यहाँ पर हम एंटी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बात करें तो यानी कि ये ऐसे पेशेंट होते हैं या ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो इर्रेस्पॉन्सिबल और एंटी सोशल बिहेवियर, जो सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है,
रिलेशंस किसी के साथ में मेंटेन नहीं करते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, पुअर वर्क हिस्ट्री इनका रहता है, पुअर जजमेंट रहते हैं, किसी भी चीज़ के द्वारा मैनिपुलेट हो जाते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचते रहते हैं, ठीक है। तो ये सब एंटी सोशल पर्सनैलिटी के डिसऑर्डर्स में या एंटी सोशल पर्सनैलिटी वाले पेशेंट के सिम्टम्स है। तो हिस्ट्री ऑफ कंसिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट, लो बिलो एवरेज इंटेलिजेंस, हिस्ट्री ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स एंड एक्सप्रेशन ऑफ रिमर्स और हिज एक्शन। अब एंटी सोशल पर्सनैलिटी वाले पेशेंट में इनमें से क्या चीज़ देखने को मिलेगी, ये आपसे पूछा गया है। हिस्ट्री ऑफ कंसिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट, देखिए अगर कोई पेशेंट लंबे समय से या कोई कैंडिडेट अगर लंबे समय से कंसिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट यानी कि एम्प्लॉई है कोई भी, तो उसमें या कोई भी एम्प्लॉयमेंट अपना कर रहा है, तो एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे उसमें एंटी सोशल पर्सनैलिटी डेवलप हो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर कोई कंटिन्यूसली अनएम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड का अगर कोई हिस्ट्री है और उसके साथ में दूसरी जो एग्रीवेटिंग फैक्टर वो ऐड हो जाते हैं, तो ही पेशेंट एंटी सोशल पर्सनैलिटी बिहेवियर शो कर सकता है। अगर कंसिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट है तो वहाँ पे एंटी सोशल पर्सनैलिटी जो देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए ए ऑप्शन वो गलत हो जाएगा। ए बिलो एवरेज इंटेलिजेंस, आप बताइए क्या जो दंगा फसाद करने वाले होते हैं उनमें आई क्यू लेवल जो कम होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। ए हिस्ट्री ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स, जो लोग इस तरह के काम करते हैं वो क्रूएल्टी यानी कि निर्दयी होते हैं, जानवरों के लिए भी, मनुष्य के लिए भी, घर में भी दूसरे के लोगों के इमोशंस के खेलना उनका काम होता है, पुअर एडजस्टमेंट करते हैं सोसाइटी के साथ में। तो ये जो सी आंसर है ये आपका सही आंसर यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि जो एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले पेशेंट होते हैं उनमें इस तरह की क्रूएल्टी जानवरों के लिए और मनुष्य ह्यूमन बींग्स के लिए भी पेशेंट में देखने को मिलती है, इसलिए सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन एन एक्सप्रेशन ऑफ रिमोर्स फॉर हिज एक्शन, यानी कि पेशेंट ने अगर कुछ भी गलत किया तो उसका वो एक्सप्रेशन, उसको अपनी लैक ऑफ जो गिल्ट फीलिंग है वो इन लोगों में नहीं रहती। ये बेशरम यानी कि हम नो सेम नो गिल्ट, ये एंटी सोशल पर्सनैलिटी वाले पेशेंट में देखने को मिलता है, क्योंकि इनमें कोई भी जो इन्होंने गलत किया उसके रिगार्डिंग कोई गिल्ट फीलिंग इनमें नहीं रहता है, इसलिए डी ऑप्शन भी यहाँ पे गलत देखने को मिलेगा और सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एंटी सोशल पर्सनैलिटी वाले पेशेंट में अगर वो आर्सन का एक्यूज्ड है और एंटी सोशल पर्सनैलिटी अगर उस पेशेंट में है तो हिस्ट्री ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स जो है वो भी वहाँ पे एक्सपेक्टेड फाइंडिंग देखने को मिलेगी, इसलिए सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द फिजिशियन हैज ऑर्डर ड्रेसिंग विद मेफेनाइड एसीटेट सल्फामाइलिन क्रीम फॉर ए क्लाइंट विद फुल थिकनेस बर्न ऑफ द हैंड एंड आर्म। एक पेशेंट है जिसका हैंड और आर्म्स का फुल थिकनेस बर्न हुआ है, उस पेशेंट को अभी ड्रेसिंग होना है, और ड्रेसिंग किस चीज़ से हो रहा है, मेफेनाइड एसीटेट सल्फामाइलिन क्रीम से हो रहा है। बिफोर ड्रेसिंग चेंज द नर्स शुड गिव प्रायोरिटी टू, इस पेशेंट में जिसमें फुल थिकनेस बर्न हुआ है हैंड और आर्म का, यहाँ पे ड्रेसिंग चेंज करने से पहले नर्स शुड गिव प्रायोरिटी, नर्स किस चीज़ को प्रायोरिटी देगी ये आपसे पूछा गया है। एडमिनिस्ट्रिंग पेन मेडिकेशन, ड्रेसिंग चेंज करने से पहले उसको पेन मेडिसिन देंगी। चेकिंग द एडिक्वेसी ऑफ यूरिन आउटपुट, या पेशेंट का यूरिन आउटपुट चेक करेगी। रिक्वेस्टिंग ए डेली कंप्लीट ब्लड काउंट, या उससे पहले जो CBC का काउंटिंग है उसको चेक करेगी। लास्ट ऑप्शन है ऑब्टेनिंग ए ब्लड ग्लूकोज बाय फिंगर स्टिक, या उसके RBS या ब्लड ग्लूकोज लेवल को चेक करेगी इस मेडिसिन को अप्लाई करने के लिए या ड्रेसिंग चेंज करने से पहले, ठीक है। अगर यहाँ पे हम बात करें मेफेनाइड एसीटेट जो है ये एक, या सल्फामाइलोन जो है ये एक सल्फा एंटीबायोटिक है, सल्फा एंटीबायोटिक यानी कि ये एक एंटीबायोटिक मेडिकेशन है या एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट है, सल्फामाइलिन या मेफेनाइड एसीटेट। ये मेडिसिन एक एंटीबायोटिक है। ये क्या करती है, जो बर्न पेशेंट में जो वुंड्स होते हैं, बर्न पेशेंट में जो वुंड होते हैं उनको इन्फेक्शन से प्रिवेंट करती है, सीवियर बर्न वाले पेशेंट में जो वुंड होते हैं उनमें इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं, इसलिए उन पेशेंट में हम ये इस क्रीम का, इस ऑइंटमेंट का यूज़ करते हैं, एंटीबायोटिक के रूप में यूज़ किया जाता है। ये मेडिसिन इन्फेक्शन प्रिवेंशन का काम करती है, एंटीबायोटिक है। अभी ये मेडिसिन जब अब किसी भी पेशेंट पे आप अप्लाई करते हैं या वुंड एरिया पे जब अप्लाई करते हैं तो ये पेन क्रिएट करती है। ये सल्फा एंटीबायोटिक जो है या सल्फामाइलिन जो है ये अगर किसी पेशेंट को आप अप्लाई करेंगे वुंड्स पे तो वहाँ पे पेशेंट में पेन देखने को मिलेगा। तो जब भी पेशेंट की ड्रेसिंग चेंज की जाएगी, मान लीजिए आज ड्रेसिंग किया और कल दोबारा से ड्रेसिंग होना है, तो यहाँ पे दोबारा से उस वुंड पे आप इस ऑइंटमेंट को लगाएंगे तो वहाँ पे क्या है, पेशेंट को पेन होगा। तो उस ड्रेसिंग चेंज यानी कि जब पेशेंट को ड्रेसिंग करना है तो उससे पहले हम पेशेंट को सल्फा एंटीबायोटिक लगाने से पहले पेशेंट में हम पेन मेडिकेशन एडमिनिस्टर करेंगे, इसलिए ये ऑप्शन जो है आपका सही आंसर यहाँ पे देखने को मिलेगा।
क्योंकि सल्फा एंटीबायोटिक पेशेंट में पेन करेगी, तो पेशेंट को पेन करेगी, आपको पता है, एक्सपेक्टेड है, तो पेन करने से पहले ही आप पेशेंट को पेन का मेडिसिन दे दो और उसके बाद में आप उसका ड्रेसिंग चेंज करो, तो पेशेंट को कम से कम पेन फील होगा। इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर देखने को मिलेगा, क्योंकि पेन मेडिकेशन हम पेशेंट को एडमिनिस्टर करेंगे। इस मेडिसिन का, यही एंटीबायोटिक का यूरिन आउटपुट, ब्लड काउंट और जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है, इससे कोई लिंक नहीं है। इसलिए 3 ऑप्शन जो है ये गलत आंसर देखने को मिलेंगे। और सही आंसर जो है आपका जाएगा पेन मेडिकेशन, क्योंकि पेन करती है तो पेशेंट को ड्रेसिंग चेंज करने से पहले पेन मेडिसिन देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द नर्स इज टीचिंग ए ग्रुप ऑफ पेरेंट्स अबाउट ग्रोस मोटर डेवलपमेंट ऑफ द टोडलर, यानी कि टोडलर में जो मोटर डेवलपमेंट लेवल है वो कहाँ तक पहुँचता है टोडलर एज ग्रुप में, ये यहाँ पेशेंट ग्रुप ऑफ पेरेंट्स है उनको टीच करा रही है नर्स। विच बिहेवियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ द नॉर्मल ग्रोस मोटर स्किल ऑफ ए टोडलर, एक कोई भी टोडलर है उसकी ग्रोस मोटर स्किल का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है, ये आपसे पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन, सी कैन पुल ए टॉय बिहाइंड हर, वो पेशेंट जो है या जो बच्चा है वो टोडलर जो है वो अपने पीछे टोडलर एज ग्रुप में अपने पीछे एक टॉय को खींच सकता है, पुल कर सकता है। या दूसरा ऑप्शन, सी कैन कॉपी हॉरिजॉन्टल, या कोई भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसको कॉपी कर सकता है। सी कैन बिल्ड ए टावर ऑफ 8 ब्लॉक का वो एक टावर बना सकता है टोडलर। सी कैन ब्रॉड जंप, या ब्रॉड जंपिंग कर सकता है। देखिए अगर यहाँ पे हम बात करें तो जो टोडलर एज ग्रुप है वहाँ पे पेशेंट में किस तरह का मोटर डेवलपमेंट या ग्रोस मोटर डेवलपमेंट आपको देखने को मिल सकता है, कौन सी स्किल इनमें से उस टोडलर एज ग्रुप में डेवलप हो सकती है, ये पूछा गया है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन, टावर ऑफ 8 ब्लॉक और ब्रॉड जंपिंग, ये इन तीनों चीज़ों के करने के लिए जो बेबी है उसका एज ग्रुप 4 से 5 साल का होना जरूरी है। यानी कि जो 4 से 5 साल तक का जो बच्चा होता है उसमें इस तरह की मोटर स्किल्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल लाइन को कॉपी कर सकता है, या 8 ब्लॉक का टावर बना सकता है और ब्रॉड जंपिंग कर सकता है। ये 4 से 5 साल के बाद में देखने को मिलता है, या 4-5 साल में देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही तो टोडलर की, तो टोडलर जो है वो सी कैन पुल ए टॉय बिहाइंड हर, वो अपने पीछे एक टॉय को बांध के या अपने साथ में खींच सकता है, किसी भी टॉय को वो उसके पीछे बांधा हुआ है उसको वो खींच सकता है, पुल कर सकता है। ये लगभग 2 ईयर्स 2 साल का बच्चा कर सकता है। यहाँ पे टोडलर जो एज ग्रुप है वो 3 साल तक का होगा, तो 2 साल का बच्चा अपने पीछे टॉय को पुल कर सकता है। ए ऑप्शन है, ये आपका सही आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ए क्लाइंट हॉस्पिटलाइज विद फ्रैक्चर्ड मैंडिबल इज टू बी डिस्चार्ज, विच पीस ऑफ इक्विपमेंट शुड बी केप्ट ऑन द क्लाइंट विद ए फ्रैक्चर्ड मैंडिबल। एक पेशेंट है जिसका फ्रैक्चर मैंडिबल था, अभी डिस्चार्ज होकर जा रहा है। विच पीस ऑफ, आप पेशेंट के पास में इनमें से कौन सा इक्विपमेंट पेशेंट को रखने के लिए बोलेंगे जब पेशेंट डिस्चार्ज होकर चला गया, यानी कि अपने घर पे चला गया, तो इनमें से किस चीज़ को पेशेंट अपने साथ में रखेगा, ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है वायर कटर, ओरल एयरवे, प्लायर्स, ट्रेकेस्टोमी सेट। देखिए ट्रेकेस्टोमी यहाँ पे जो मैंडिबल सर्जरी वाला पेशेंट है या मैंडिबल फ्रैक्चर जिसको था, तो फ्रैक्चर में क्या करते हैं कि जो भी हमारा बोन जो टूटा हुआ है उसको हम इमोबिलाइज करते हैं। तो इमोबिलाइज करने के लिए हम वायर, ये जो के वायर होते हैं, जो इम्प्लांट्स होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, स्क्रू जो होते हैं, पेचेज जो होते हैं, इनका यूज़ करते हैं। तो मैंडिबल वाले पेशेंट में फ्रैक्चर के स्टेबलाइज करने के लिए या इमोबिलाइज करने के लिए वहाँ पे जो सर्जरी जो की गई है उसमें हम क्या करेंगे कि पेशेंट के जो फ्रैक्चर्ड पार्ट है उनको एक जगह पे आपस में जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, वायर का, जो के वायर वगैरह जो हमारे आते हैं। तो इस पेशेंट डिस्चार्ज होकर जा रहा है, तो पेशेंट में घर पे जाने के बाद में या हॉस्पिटल में भी कभी भी चोकिंग या एयरवे ब्लॉकेज या चोकिंग कभी भी पेशेंट में हो सकता है। तो चोकिंग और एयरवे ब्लॉकेज पेशेंट में होगा तो पेशेंट को क्या होगा, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगी। तो पेशेंट को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम नहीं हो, ये हमारा लाइफ सेविंग पर्पस यहाँ पे है, तो पेशेंट को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए हम पेशेंट को इनमें से कौन सी चीज़ अपने पास में रखने के लिए बोलेंगे, ये बोला गया है। देखिए ओरल एयरवे, जो एयरवे हम ओरल रूट से डालते हैं वो तो हम डाल नहीं पाएंगे, क्योंकि पेशेंट के वहाँ पे जो फ्रैक्चर था इसलिए वहाँ पे वायर डाले हुए हैं और उसको इमोबिलाइज किया हुआ है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि ओरल एयरवे तो साथ में रखना ही नहीं, क्योंकि अगर आप पेशेंट को प्रॉब्लम हो रहा है, चोकिंग हो रहा है, एयरवे ब्लॉकेज भी अगर है तो वहाँ पे आप ओरल एयरवे नहीं डाल सकते हैं। बी ऑप्शन गलत होगा। प्लायर्स जो है इसको रखेंगे। ट्रेकेस्टोमी सेट, पेशेंट आपका डिस्चार्ज होकर जा रहा है तो पेशेंट को ट्रेकेस्टोमी सेट घर पे जाके थोड़ी ना खरीदेगा, इसलिए डी ऑप्शन है, ये भी गलत हो जाएगा। अब बचा ए और सी। तो पेशेंट को जो इमोबिलाइज करने के लिए फ्रैक्चर्ड पार्ट को वहाँ पे हमने वायर का यूज़ किया है, के वायर का यूज़ किया है। अब वहाँ उन वायर को कट करने के लिए एक आता है वायर कटर, तो वायर कटर पेशेंट को हम रखने के लिए बोलेंगे। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही जाएगा। प्लायर इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि प्लायर जो है वो वायर को कट करने के लिए के बाद में बाहर निकालने के काम आता है। प्लायर जो है वो आप वायर को कट कर देंगे के वायर को, तो उसको बाहर निकालने के काम आता है, इसलिए
पेशेंट को प्लायर भी रखने के लिए नहीं बोलेंगे। सबसे पहले हमारा क्या इंपॉर्टेंट होगा, वायर कटर। हम पेशेंट को वायर कटर अपने साथ में रखने के लिए बोलेंगे ताकि उसको जब भी चोकिंग और एयरवे ब्लॉकेज हो तो उस वायर को कट कर दे और जो उसका एयरवे है वो ओपन हो सके और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम नहीं हो। ट्रैकेस्टोमी सेट यहाँ पे नहीं रखेगा पेशेंट, वायर कटर रखेगा। ओरल एयरवे और प्लायर्स की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ओरल एयरवे तो पेशेंट को आप लगा ही नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे जो फ्रैक्चर को इमोबिलाइज किया हुआ है और वहाँ पे वायर लगाए हुए हैं, तो ओपन एयरवे यहाँ पे पेशेंट को देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे इतना स्पेस नहीं है कि आप उसमें ओरल एयरवे डाल सके। इसलिए ए ऑप्शन है आपका सही आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ए मदर ऑफ ए 3-year-old हॉस्पिटलाइज विद लेड पॉइजनिंग आस्क द नर्स टू एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट फॉर हर डॉटर। एक पेशेंट है जिसकी यानी जो 3 साल की बच्ची है, उसकी मदर अभी हॉस्पिटल में आई है और पेशेंट हॉस्पिटलाइज है, लेड पॉइजनिंग हो गया है। नर्स से पूछ रही है ट्रीटमेंट ऑप्शन इसके लिए क्या होगा। द नर्स एक्सप्लेनेशन इज बेस्ड ऑन द नॉलेज दैट लेड पॉइजनिंग इज ट्रीटेड विद। तो नर्स को पता है कि जो लेड पॉइजनिंग हो जाती है उसको किस चीज़ से ट्रीट किया जाता है, ये ऑप्शन आपसे पूछा गया है। अभी नर्स को क्या पता है कि लेड पॉइजनिंग को किस चीज़ से ट्रीट करते हैं, ये ऑप्शन आपको बताना है यहाँ पे। गैस्ट्रिक लवाज करेंगे, चिलेटिंग एजेंट देंगे, एंटीबायोटिक मेडिकेशन देंगे या एक्टिवेटेड चार्कोल देंगे। देखिए लेड पॉइजनिंग जो है इसका मतलब क्या होगा कि पेशेंट ने कोई भी जो मटेरियल है जिसमें कि मेटल है, लेड मेटल जो वो ले लिया है, वो कैसे जा सकता है पेशेंट की बॉडी में, इनहेलेशन के थ्रू जा सकता है या डायरेक्टली इंजेक्शन के थ्रू जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, जो मेटल आयन जो होते हैं, जो लेड है एक मेटल है, ये मेटल आयन क्या करते हैं जब बॉडी में चले जाते हैं तो ये जो हमारी जो बोन मैरो है इनके साथ में अटैच हो जाते हैं। तो बोन मैरो के जो सब फंक्शन है वो यहाँ पे डिमिनिश्ड हो जाएंगे। बोन मैरो के फंक्शन कौन से डिमिनिश हो जाएंगे, किडनी में नेफ्रोटॉक्सिसिटी ये करते हैं। ठीक है, और जो बोन मैरो के फंक्शन यहाँ पे कम होंगे तो जो पेशेंट का जो HB लेवल है, जो हीमोग्लोबिन लेवल है, ये सब यहाँ पे कम देखने को मिलता है। ठीक है, डिक्रीज लेवल देखने को मिलेगा। तो इस तरह के पेशेंट में लेड पॉइजनिंग को ट्रीट करने के लिए इनमें से किस चीज़ का हम यूज़ करेंगे, गैस्ट्रिक लवाज का मतलब क्या है, जो गैस्ट्रिक में जो कंटेंट है उसको हम बाहर निकालना है। ठीक है, तो बाहर निकालने के लिए गैस्ट्रिक लवाज, और एक होता है एक्टिवेटेड चारकोल। ये हम किसी भी चीज़ के लिए यूज करते हैं, लेकिन जो लेड है वो एक कोरोजिव आयन है या कोरोजिव मेटल है। कोरोजिव मेटल है और गैस्ट्रिक लवाज और एक्टिवेटेड चारकोल, ये दोनों चीज़ें ऑप्शन ए और डी, ये हम जो नॉन कोरोजिव पॉइजनस जो होते हैं उनके लिए यूज़ करते हैं। तो ये कौन सा है, लेड जो है वो कोरोजिव मेटल है, कोरोजिव पॉइजन है, इसलिए गैस्ट्रिक लवाज और एक्टिवेटेड चारकोल हम इसके लिए यूज नहीं करेंगे। तो ए और डी ये दोनों ऑप्शन आपके गलत हो गए। एंटी एमेटिक का मतलब क्या हुआ, जो मेडिसिन वोमिटिंग नहीं कराती है। तो अगर यहाँ पे पेशेंट को वोमिटिंग होगा तो क्या है कि जो लेड है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कौन सी मेडिसिन है, एंटीमेटिक, जो वोमिटिंग नहीं कराएगी। तो क्या पेशेंट को हम ऐसी मेडिसिन देंगे जो वोमिटिंग नहीं कराएगी, नहीं, हम पेशेंट को एमेटिक मेडिकेशन दे सकते हैं ताकि उसको वोमिटिंग हो तो बाहर निकल जाए। ठीक है, लास्ट में ऑप्शन बचा है बी ऑप्शन, ये सही आंसर देखने को मिलेगा, क्योंकि चिलेटिंग एजेंट जो है, चिलेटिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, ऐसे केमिकल्स जो बॉडी में जो एक्स्ट्रा मेटल जो है, चिलेटिंग एजेंट में ऐसे केमिकल होते हैं जो बॉडी में एक्स्ट्रा मेटल है उसके साथ में अटैच हो जाते हैं। तो मेटल प्लस केमिकल, कौन से केमिकल, जो चिलेटिंग एजेंट होते हैं वो केमिकल, और उसके बॉडी में जो मेटल है उसके साथ में अटैच हो जाएंगे। तो एक्स्ट्रा मेटल जो बॉडी में फ्री है वो नहीं बचेगा, फ्री मेटल बॉडी में नहीं बचेगा तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी, बोन मैरो डिप्रेशन ये देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरह से चिलेटिंग एजेंट अगर किसी पेशेंट को आप जिसको लेड पॉइजनिंग हुआ है उसको आप दे देंगे तो इस पेशेंट में केमिकल एजेंट जो है, जो चिलेटिंग एजेंट जो है वो जाकर के मेटल के साथ में अटैच हो जाएगा और पेशेंट में जो नेफ्रोटॉक्सिसिटी है, बोन मैरो डिप्रेशन है, ये अभी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आप जब तक मेडिसिन देंगे तब तक जो डैमेज होना था वो हो चुका होता है, वो रिवर्स नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात कर लें कि जो चिलेटिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं, चिलेटिंग एजेंट की अगर हम बात करें तो जो डाइमर कैप्रोल लेड पॉइजनिंग में डाइमर कैप्रोल देते हैं। इसके अलावा EDTA, एप्सोलिन डाइअमाइनो टेट्रा एसिटिक एसिड, EDTA ये दिया जाता है। डाइमर कैप्रोल भी देते हैं। ठीक है, एक होता है कैल्शियम डाइसोडियम इडेट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पेशेंट को दी जाती है लेड पॉइजनिंग वाले को। यहाँ पे हम गैस्ट्रिक लवाज और एक्टिवेटेड चारकोल नहीं देंगे, क्योंकि गैस्ट्रिक लवाज और एक्टिवेटेड चारकोल जो है ये हम पेशेंट को कब यूज़ करते हैं, जब पेशेंट को नॉन कोरोजिव पॉइजन दिया गया हो। तो लेड को है कोरोजिव पॉइजन है, तो कोरोजिव पॉइजन के लिए हम
गैस्ट्रिक लवाज और एक्टिवेटेड चारकोल यूज़ नहीं करेंगे, एंटीमेटिक मेडिकेशन नहीं यूज़ करेंगे, चिलेटिंग एजेंट देंगे, केमिकल है, मेटल के साथ में बाइंड होगा और जो नुकसान जो कर सकता है वो फ्री मेटल यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा, तो नुकसान पेशेंट को कम होगा और इस तरह से इसको ट्रीट किया जाएगा। तो बी ऑप्शन जो आपका सही आंसर देखने को मिलेगा। कॉमन चिलेटिंग एजेंट डायमर कैप्रोल और ईडीटी एब्सोलिन डायमाइनो टेट्राएसिटिक एसिड, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, ए 18 मंथ ओल्ड इज शेड्यूल फॉर ए क्लेफ्ट पैलेट रिपेयर। एक 18 महीने का बच्चा है, क्लेफ्ट पैलेट का सर्जरी होना है यानी कि पैलेस्टोप्लास्टी होना है। द यूजुअल टाइप ऑफ रेस्ट्रेंट फॉर द चाइल्ड विद ए क्लेफ्ट पैलेट रिपेयर आर। क्लेफ्ट पैलेट वाले पेशेंट की सर्जरी हो जाने के बाद पेशेंट को इनमें से कौन सा रेस्ट्रेंट आप यूज करेंगे, ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है एल्बो, फुल आर्म, रिस्ट और ममी रेस्ट्रेंट। कौन सा रेस्ट्रेंट यूज करेंगे ये आपको बताना है। इसके आगे की जो क्लासेज हैं वो हम जब लेंगे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ में। थैंक यू।